बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कैलकुलेशंस। इसमें हम दो तरह के फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे जिनकी मदद से आने वाले लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। केमिकल कैलकुलेशंस केमिस्ट्री के अंदर बच्चों का सबसे ज़्यादा मसला न्यूमेरिकल को हल करने के हवाले से ही रहता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ दो ऐसे फार्मूले आपके सामने रखूँगा जिनका इस्तेमाल आप करते हुए अपने चैप्टर 1 के ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इंतहाई अहमियत का हामिल है, तो इसको आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि केमिकल कैलकुलेशंस कहते किसे हैं, केमिकल कैलकुलेशन से मुराद क्या है। तो किसी भी शय के दिए गए मास में से इस शय के पार्टिकल्स या मोल्स की तादाद मालूम करना केमिकल कैलकुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, इस तारीफ के अंदर भी आपको दो बातें नज़र आ रही हैं और इन्हीं दो बातों की वजाहत के लिए हम दो तरह के फार्मूले यहाँ पे समझेंगे और उन्हीं फार्मूलों की मदद से हम चैप्टर 1 के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल करने की कोशिश भी करेंगे। अब दो बातें कौन सी हैं? पहले नंबर पे मैंने लिखा कि किसी भी शय के दिए गए मास में से, मतलब हमें न्यूमेरिकल हल करते हुए ज़्यादातर जो चीज़ बताई गई होती है वो मास होता है ज़्यादातर, और उस मास की तादाद की मदद से हम क्या करते हैं, दी गई शय के पार्टिकल्स की तादाद भी मालूम कर सकते हैं और दी गई शय के मोल्स की तादाद भी मालूम कर सकते हैं। तो किसका इस्तेमाल करके? मास का इस्तेमाल करके हम ये दो काम कर सकते हैं। तो इस मुनासबत से जो हमारे पास फार्मूले हैं वो भी दो तरह के बनते हैं। दो तरह की कैलकुलेशंस हम ज़्यादातर करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिस्ट्री को हल करते हुए। वो दो तरह की कैलकुलेशन कौन सी होती हैं जो यहाँ पे हम समझेंगे, सीखेंगे। पहले नंबर पर है मोल मास कैलकुलेशंस। मोल मास कैलकुलेशन। अब मोल मास कैलकुलेशन से क्या मुराद है यहाँ पे? मोल मास कैलकुलेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा फार्मूला जिसको इस्तेमाल करते हुए अगर हमारे पास किसी शय के मोल की तादाद बताई गई है तो हम उसका मास मालूम कर सकते हों, या अगर हमारे पास किसी शय का मास दिया गया है तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसके मोल की तादाद मालूम कर सकते हों। तो ऐसा फार्मूला जिसकी मदद से हमें इन दोनों में से कोई एक चीज़ पता हो, एक चीज़ मालूम हो, उसकी मदद से हम दूसरी चीज़ मालूम कर सकते हो, ऐसी कैलकुलेशन को मोल मास कैलकुलेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, इस फार्मूले का, इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल किस वजह से किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। इस कैलकुलेशन की मदद से किसी शय के दिए गए मास में से मोल्स की तादाद निकाली जा सकती है मोल्स की तादाद निकाली जा सकती है। ये एक बात। और दिए गए
मोल्स में से किसी शय का मास भी मालूम किया जा सकता है। दोनों काम किए जा सकते हैं इस एक कैलकुलेशन को, इस एक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। पहला काम कौन सा आपको बताया गया है यहाँ पे कि अगर हमें किसी शय का मास बताया गया है और उस मास को इस्तेमाल करके हम उस शय में पाए जाने वाले मोल्स की तादाद को मालूम कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर हमें किसी शय के मोल्स की तादाद बता दी गई है तो मोल्स का इस्तेमाल करते हुए हम उस शय का मास भी मालूम कर सकते हैं। तो पहली बात क्या है, मास में से मोल्स निकालना, ये पहली बात है यहाँ पे। और दूसरी बात है मोल्स में से मास मालूम करना। तो दो बातें हैं, दो तरह से एक ही फार्मूला है, इसको हम दो मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दो मुख्तलिफ तरह की अशिया को मालूम करने के लिए। तो देखते हैं कि फार्मूला कौन सा जो यहाँ पे अप्लाई होगा। फार्मूला की तरफ आते हैं, कुलिये की तरफ आते हैं। कौन सा कुलिया यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से हम ये दोनों काम कर सकते हैं। तो वो कुलिया कुछ इस तरह से है, मोल्स की तादाद बराबर है किसी शय का दिया गया मास तकसीम इसी शय का मोलर मास। इस फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है ये दोनों काम करने के लिए। पहला काम मैंने बता दिया कि मास की मदद से क्या मालूम करना, मोल्स। तो यही हालत इस फार्मूले की आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपको किसी शय का मास दिया गया हो तो आप उस मास को उसी शय के मोलर मास के ऊपर तकसीम कर देंगे। मोलर मास की वैल्यू हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की, ये हमें पीरियोडिक टेबल से मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक मास की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और उन एटॉमिक मासेस को जब हम आपस में जमा करेंगे तो किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास बन जाएगा। तो खैर किसी भी शय का जब एक मोल का मास हम लेंगे तो वो उसका मोलर मास कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी शय का जो मास दिया गया होगा उसी मास को उसी शय के मोलर मास के ऊपर जब तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएंगे, मोल्स निकल आएंगे। तो ये पहली बात यहाँ पे मुकम्मल होती है कि अगर मास दिया गया हो, अगर मास दिया गया हो तो उसका इस्तेमाल करके हम क्या मालूम कर सकते हैं, मोल्स की तादाद को मालूम किया जा सकता है। इसी फार्मूले को मैं एक और तरह से भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। अगर मैंने मोल्स की तादाद की मदद से मास को मालूम करना हो तो यहाँ पे जो मास वाला एलिमेंट है, जो मास वाला फैक्टर है, मैं उसको एक जगह पे रहने देता हूँ, बाकी दोनों चीज़ें इकट्ठी एक जगह पे कर देता हूँ। तो इस तरह से मास को मालूम करने के लिए मैं इस फार्मूले को तब्दील कर सकता हूँ। जैसे कि देखें, अगर मैं यहाँ पर जो चीज़ तकसीम हो रही है, जैसे कि शय का मोलर मास ये यहाँ पे तकसीम हो रहा है, अगर मैं इसको उठा के बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊँ तो जो चीज़ बराबर के एक तरफ तकसीम हो रही होती है वही चीज़ बराबर के दूसरी तरफ जाकर ज़रब होना शुरू हो जाती है। तो मैं इसको जब इस तरफ लेके आऊँगा तो यहाँ पर आकर ये मोल्स की तादाद के साथ ज़रब होना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, शय का मोलर मास ज़रब मोल्स की तादाद। और इधर मेरे पास क्या बच गया, किसी शय का दिया गया मास, किसी शय का दिया गया मास। तो ये मेरे पास इसी फार्मूले की ये दूसरी हालत बन गई है। इस हालत को इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी शय के मास को बआसानी मालूम कर सकता हूँ। जबकि उसी फार्मूले की इस हालत को अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो इसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी शय के मोल्स की तादाद को मालूम किया जा सकता है, किसकी मदद से, मास की मदद से। ओवरऑल
अगर हम इस फार्मूले को देखते हैं मुकम्मल तौर पर, अगर इसको गौर से देख रहे हैं तो इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहले नंबर पर एक चीज़ है मोल, दूसरे नंबर पर एक चीज़ है मास और तीसरे नंबर पर एक चीज़ है मोलर मास। मैं मज़ीद इसको अगर आसान करता चलूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर इन 3 चीज़ों में से मेरे पास कोई सी भी 2 चीज़ें मौजूद हों तो तीसरी चीज़ को मैं आसानी से मालूम कर सकता हूँ इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। फिर अगर मैंने मोलर मास भी मालूम करना है तो भी इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा तरतीब दे दूंगा और तरतीब देकर अगर मेरे पास किसी शय का मास दिया गया है और मोल्स भी बताए गए हैं तो फिर मैं मोलर मास भी मालूम कर सकता हूँ। तो मुख्तसरन ये कि इस फार्मूले के मुताबिक 3 चीज़ों में से कोई सी भी 2 चीज़ें अगर हम पता हों तो हम तीसरी चीज़ को आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये थी पहली तरह की कैलकुलेशन जिसको हम क्या पढ़ते हैं, मोल मास कैलकुलेशन। ऐसी कैलकुलेशन जिसकी मदद से शय के दिए गए मास में से मोल्स या दूसरे नंबर पर मोल्स में से किसी शय का मास मालूम किया जा सकता है। दूसरी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। अपनी इस तारीफ के मुताबिक दूसरी तरह की जो कैलकुलेशन है वो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन कहलाती है। मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस। अब ये मोल पार्टिकल कैलकुलेशन किस तरह की कैलकुलेशन है, इसमें भी आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले नंबर पर मोल, दूसरे नंबर पर पार्टिकल्स। इसका मतलब कि अगर हमें किसी शय के मोल्स बताए गए हों तो उस शय के पार्टिकल्स की तादाद को मालूम किया जा सकता है, या अगर हमें किसी शय के पार्टिकल्स की तादाद बता दी गई है तो हम उस शय के मोल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। पार्टिकल से मुराद यहाँ पे एटम्स की तादाद भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स की तादाद भी हो सकता है, या फार्मूला यूनिट्स की तादाद भी हो सकता है। चूँकि हम आखिरी लेक्चर के अंदर एवोगैड्रो वाले लेक्चर में या मोल वाले लेक्चर में इस बात को बड़ी तफसीलन समझ के आए हैं कि हमारे पास अशिया 3 हालतों में मौजूद होती हैं। वो एलिमेंट की शक्ल में हो सकती हैं, वो किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की शक्ल में हो सकती हैं, वो किसी आयनिक कंपाउंड की शक्ल में हो सकती हैं। अगर एलिमेंट की शक्ल में होंगी तो फिर उनको बनाने वाले जो सबसे छोटे ज़र्रात होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो एटम्स कहलाएंगे। तो पार्टिकल से मुराद यहाँ एटम्स की तादाद हो सकता है। अगर कोई शय मॉलिक्यूलर कंपाउंड की शक्ल में होगी, मुरक्कब की शक्ल में होगी, तो उसको बनाने वाले जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब पार्टिकल से मुराद मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कि आयोनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट्स के मिलने से बने होते हैं, तो लिहाजा पार्टिकल से मुराद यहाँ पे फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी चीज़ पार्टिकल के तौर पर लिखी जा सकती है। मैंने तीनों इस्तिलाहों को अलग-अलग लिखने की बजाय सिर्फ एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लिया जो कि पार्टिकल है। तो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, फिर ये किस तरह की कैलकुलेशन होगी? इस कैलकुलेशन की मदद से किसी शय के दिए गए मोल्स में से पार्टिकल्स की तादाद को मालूम किया जा सकता है या किसी शय के दिए गए पार्टिकल्स में से उस शय के मोल्स को भी मालूम किया जा सकता है। दोनों तरह से ये काम किया जा सकता है। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि अगर हमें मोल्स की तादाद बताई होगी तो उस मोल की तादाद की मदद से पार्टिकल की तादाद को मालूम किया जा सकता है, या अगर हमें
पार्टिकल्स की तादाद बता दी गई है, तो पार्टिकल्स की तादाद की मदद से मोल की तादाद को मालूम किया जा सकता है। तो देखते हैं कि किस कुलिये का इस्तेमाल करते हुए ये दोनों काम किए जा सकते हैं। तो बड़ा आसान सा इसका भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, मोल्स की तादाद मोल्स किसी भी शय के मोल्स की तादाद बराबर है पार्टिकल्स की तादाद तकसीम एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर को हम Na से भी जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एवोगैड्रोस नंबर जब पढ़ा था तो तफसीलन ये बात की थी कि एवोगैड्रो नंबर से मुराद क्या है, एवोगैड्रोस नंबर इसका मतलब है Na, इसका मतलब है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स। तो मैं चाहे एवोगैड्रोस नंबर लिख लूँ, Na लिख लूँ, या ये नंबर ये वैल्यू लिख दूँ, इन तीनों का मतलब एक ही होगा। तो ये मेरे सामने फार्मूला है, मोल्स की तादाद किसके बराबर है, पार्टिकल्स की तादाद तकसीम एवोगैड्रोस नंबर। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये मैं दो काम कर सकता हूँ। पहला काम आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पहले नंबर पर बताया गया है कि अगर मेरे पास मोल्स मौजूद होंगे तो उन मोल्स का इस्तेमाल करके क्या मालूम किया जा सकता है, पार्टिकल्स। तो ये हो गया पहला काम, मोल्स की मदद से पार्टिकल्स मालूम करना। और दूसरा काम क्या, अगर पार्टिकल्स दिए गए हों तो इन पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए क्या मालूम कर लेना, मोल मालूम कर लेना। तो जैसे इस पहले फार्मूले के अंदर हम दो चीज़ें मालूम कर सकते हैं अगर एक बताई हो, तो इसी तरह से यहाँ भी हम दो चीज़ें ही कर सकते हैं, अगर हमें एक बताई गई हो तो दूसरी को मालूम किया जा सकता है। अब अगर हमने पार्टिकल्स दिए गए हैं और मोल्स मालूम करने हैं तो फिर फार्मूले को बिल्कुल इसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर हमें मोल्स दिए गए हैं और पार्टिकल्स मालूम करने का कह दिया गया तो फिर मैं इसको थोड़ा सा तब्दील करूँगा, अपने लिहाज से इसको तरतीब दूंगा और उसके बाद पार्टिकल्स की तादाद को मालूम करेंगे। कैसे, जैसे आपने इस फार्मूले के अंदर पढ़ा। तो यही दो काम इसकी मदद से भी किए जा सकते हैं। अगर मोल्स की तादाद दी गई हो तो पार्टिकल की तादाद को मालूम किया जा सकता है, अगर पार्टिकल की तादाद दी है तो मोल की तादाद को मालूम किया जा सकता है। कैसे, मैं इसी फार्मूले को इस्तेमाल करूँगा। अगर मेरे पास पार्टिकल्स मौजूद हैं तो मोल मालूम करने के लिए फार्मूले की यही हालत इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन अगर मोल हमें दिए गए हैं और पार्टिकल निकालने के लिए बोला गया है तो फिर मैं इस फार्मूले को अपने लिहाज से थोड़ा सा तरतीब दे के उसके बाद इस्तेमाल करूँगा। अब तरतीब कैसे दिया जाएगा देखें ज़रा। अगर मैंने पार्टिकल्स की तादाद मालूम करनी है तो जो चीज़ हम लोगों ने मालूम करनी होती है फार्मूले में से उस चीज़ को बराबर के एक तरफ रहने दिया जाता है और बाकी सारी चीज़ें उठाकर बराबर के दूसरी तरफ कर दी जाती हैं। तो मैं यहाँ पे पार्टिकल की तादाद अगर मालूम करना चाहता हूँ तो इसको मैं बराबर के एक तरफ कर देता हूँ, जबकि इसके साथ जो वैल्यू यहाँ पे तकसीम हो रही थी उसको मैं उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। दूसरी तरफ वही वैल्यू मोल्स की तादाद के साथ जाकर क्या हो जाएगी, ज़रब हो जाएगी। जो चीज़ एक तरफ तकसीम हो रही है दूसरी तरफ जाते हुए क्या हो जाती है, ज़रब। तो एवोगैड्रोस नंबर इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, ज़रब। मैं इसको एवोगैड्रोस नंबर भी लिख सकता हूँ, मैं इसको सादा Na भी लिख सकता हूँ, मैं ये नंबर भी ज़ाहिर कर सकता हूँ। तो इन तीनों में से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब तीनों का एक ही है। तो हम ये दोनों फार्मूले, असल में फार्मूला एक ही है लेकिन उसको दो मुख्तलिफ तरह से बनाया गया है मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को मालूम करने के लिए। पहले नंबर पर इसको मोल्स की तादाद मालूम करने के लिए बनाया गया है जिसमें पार्टिकल जो है वो एक साइड पर मौजूद है और उसी साइड पर एवोगैड्रो नंबर मौजूद है। जबकि हमने जब पार्टिकल की तादाद मालूम करनी है तो फिर दूसरी साइड के ऊपर मोल की तादाद और एवोगैड्रो नंबर मौजूद है। तो असल में इन दो फार्मूलों को इस्तेमाल करके हम अपने चैप्टर 1 के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको हल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर मैं मज़ीद थोड़ी सी बात करूँ इसके साथ
कि हमारे मौजूदा दौर के अंदर केमिस्ट्री को किस हवाले से देखा जाता है, तो आज के दौर के अंदर जो मॉलिक्यूलरिटी है वो उसका नज़रिया बहुत आम होता चला जा रहा है। साइंसदानों को पहले इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन अब साइंसदान और आम ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर भी जितने केमिकल रिएक्शन, कीमियाई रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होते हैं वो भी किसी ना किसी मॉलिक्यूल की वजह से ही होते हैं। तो मॉलिक्यूल एक बुनियादी ज़र्रा है जो किसी कीमियाई तामुल को करवाने का ज़िम्मेदार होता है, चाहे वो कीमियाई तामुल किसी इंसानी जिस्म के अंदर हो रहा है या वो कीमियाई तामुल इंसानी जिस्म के बाहर हो रहा है। तो ये है तबई दुनिया की मॉलिक्यूलरिटी। ये मैं आपको मौजूदा दौर में केमिस्ट्री का क्या नज़रिया पेश किया जा रहा है उसकी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ कि तबई दुनिया के अंदर भी मॉलिक्यूलरिटी का नज़रिया आम होता चला जा रहा है। और उसकी बुनियाद क्या है कि पहले इस बात का ख्याल सिर्फ लेबॉर्ट्री की हद तक ही था कि कीमियाई तामुल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन आज के दौर के अंदर ये भी पता चल रहा है कि कीमियाई तामुल चाहे वो किसी इंसानी जिस्म के अंदर भी हो रहे हैं तो उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स ही की मदद से वो कीमियाई तामुल वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। अगर मैं मज़ीद थोड़ी सी बात करूं मौजूदा दौर के अंदर जदीद साइंस की, तो इसमें पहले सिर्फ यही ख्याल किया जाता था कि जो मादा वो सिर्फ एक तरह की नौइयत रखता है, उसकी नेचर एक तरह की है और वो है ज़राती नज़रिया। मादा सिर्फ जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है। लेकिन 1924 के अंदर डी ब्रॉगली ने हमें इस बात को वाज़िया किया, ये नज़रिया दिया कि मादा दोहरी नौइयत रखता है, दोहरे ख्वास रखता है। मतलब पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसकी नेचर जो है वो वेव नेचर भी है। तो मादा किसी भी हालत में हो, जब वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत में है तो मोशन करते हुए मादा जो है वो दो तरह की मोशन करता हुआ मादा जो है वो वेव नेचर भी रखता है, और जब मादा अपनी जगह के ऊपर मौजूद है तो उसकी उस नेचर को हम पार्टिकल नेचर भी कहते हैं। तो कभी कभार ये कसीरुल इंतखाबी सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि डी ब्रॉगली ने मादे की दोहरी नौइयत का नज़रिया कब पेश किया, तो ये बात आप याद रखेंगे कि 1924 के अंदर पेश किया। तो मुख्तलिफ साइंसदानों ने वक्त के साथ साथ जो है वो साइंस की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा किया है और आज की दुनिया को उस तमाम नज़रियात को समझने में आसानी पैदा की है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आपने केमिकल कैलकुलेशंस में दो फार्मूलों को बड़ी तफसील के साथ समझा है, जिसमें दो तरह की कैलकुलेशंस हैं, दो तरह के फार्मूले हैं। एक मोल मास कैलकुलेशन से मुतल्लिक है और दूसरा मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से मुतल्लिक है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में आपने कुछ तबई दुनिया की मॉलिक्यूलरिटी के बारे में सीखा और मादे के दोहरे ख्वास के बारे में भी कुछ जाना। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।